हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। और आज की इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स के सीट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस करने वाले हैं झारखंड सीजीएल के लिए। और ये सीट लिया गया है विजय रथ बुक से, है ना। और ये बुक कहाँ से आई है? तो ये बुक हमारे शिवांगन की तरफ से आई है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि ये बुक में ना जो हमारा सेंट्रल सीजीएल है उसके वाले क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो कुछ बच्चों को ना जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। लेकिन एक बात ये है कि अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो झारखंड सीजीएल है ना, यहाँ पर भी एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा मैथ का। जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके, वैसा अगर आप समझ लेते हैं, पूरा वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। और आप 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट किया गया है ना, वो सीमांकन का जो टीम है वहाँ से सेट किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है। और ये सीट नंबर 2 है। सीट नंबर 1 पहले इसके पहले करवा दिया गया है। अगर आप नहीं किए होंगे सीट नंबर 1 तो आप बहुत कुछ मिस किए हैं, जा कर के कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। और चलते हम लोग शुरू करते हैं आज की सेशन, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड वेट करना है आपको। बस 1 सेकेंड, यस, चलिए, है ना, शुरू करते हैं हम लोग बनाने के लिए। अब देखिए, फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सरलीकरण का। सरलीकरण में आपको पता ही होगा क्या क्या आता है ना। तो सरलीकरण में आपका आ जाएगा, ठीक है, BODMAS, आपको पता होगा, फिर भी हम लोग लिख दिए, है ना, कुछ बच्चे को दिक्कत होती है। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं, है ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये ओ का मतलब क्या होता है? का मतलब ऑफ, और डी मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, है ना, माइनस। तो ऐसे करके इस सीक्वेंस में हम लोग काम करते हैं। तो पहले हम लोग कौन सा काम करेंगे? पहले का वाला काम करेंगे, यहाँ पे का दिया गया है ना, पहले ऑफ वाला काम करेंगे हम लोग, फिर डिवाइड वगैरह करते। चलिए करते इसको, चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं ना, एक क्वेश्चन को लिख लेंगे, आसानी होगा। 3/4 इंटू, इसको तोड़ लीजिए, 3 दूना 6 और 6 दो 8, 8/3 मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों का करना मतलब मल्टीप्लाई करना है, भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 और एक 6, 6/5 गुने 5/9, ये कट गया, 3 दूना 6 और 3 दिया 9, यानी कि 2/3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब प्लस दे दिए, 2/23, 2/23, और यहाँ पे आ गया 6 18, 18 और 5 23, मतलब मल्टीप्लाई 23/6। उसके बाद आ गया डिवाइड का साइन, और 3 दूना 6, 7/6, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, ये हमारा 7/6 आया था, और 2/7 का मल्टीप्लाई करना, 7 7 कट गया, 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? ये 1/3 है, ये कितना? 1/3 है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो है ना। चलिए लिख ही लेते हैं एक बार अगला स्टेप। 3/4, 8/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/2, ये पलटी मार लेगा, है ना, और प्लस 2/23 गुने 23/6 और मल्टीप्लाई 3/1, काटते हैं, ये कट इससे कट गया, और ये हमारा 3 और दूने 6, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, गलती हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2/23 और 6 3 18 5 23/6, और डिवाइड यहाँ पे कितना था? 3 दूना 6, 1, 7/3 मल्टीप्लाई 2/7, ठीक है। तो ये 2/3 है, ठीक है, 2/3 ये है। तो यहाँ पर हमारा ना ये पलटी होगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर 1/2 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 दूनी 8, इससे कट गया, यहाँ पे कितना बच गया? 3 बच गया। तो यहाँ पे 3/1, इसको करेंगे तो 3 2 तिया 6, 7/2, ठीक है। 7/2 हमारा कहीं आंसर नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो 3 और 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं। 3 होल है और 1/2 है, तो 3 होल 1/2 हमारा आंसर यहाँ पर है, जो कि मिल चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और आगे देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 550 है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। किसी अंकित का जो ना किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, जो मार्केट का प्राइस है, कितना है? 550 है। एक दुकानदार ने क्या किया? इस पर 20% का छूट दे दिया। जब 20% का छूट देगा दुकानदार, मतलब 80% में बेचेगा। इसके बाद भी 100% का लाभ
सॉरी 10% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये कितना है, 110% है। क्यों? क्योंकि 100% तो सीपी होता है। 100% क्या होता है, सीपी, जितना आप खरीदे हैं, और 110% बेच दिया, मतलब 10% का लाभ हुआ। तो हम लोग क्या करते, पहले सीपी निकाल लेते। सीपी मतलब 100% निकाल लेते। 100% कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 550 लिख लेंगे गुना 80/100, और इसको क्या करेंगे, 110 से भागा देंगे, तब हमारा 1% निकलेगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 100% निकल जाएगा। यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, 11 पचे 55, 50, तो 8 पचे 40, मतलब हमारा 400 रुपये क्या था, दाम था उस वस्तु का। अब बोल रहा है अगर इसको ना 470 रुपये में बेच देंगे तो कितना लाभ होगा, तो 70 रुपये लाभ होगा। कितना में से, 400 में से। इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और काटिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ती 28 और 4 पचे 20। ये हमारा आंसर आ गया कि इतना परसेंट क्या होगा, हमें इतना परसेंट हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आप थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है, काम देगा कहीं भी आपको। x + y + z लिखा गया ना बराबर 0। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो x y z, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर बोलते हैं ना। चर मतलब वेरिएबल, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 हमारा कितना है, 3 चर है, मतलब 3 वेरिएबल है। तो अगर तीनों का वैल्यू पता करना हो, कांस्टेंट वैल्यू पता करना हो, तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन चाहिए। 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। यहाँ पे लेकिन एक ही इक्वेशन है। जब एक ही इक्वेशन होता है ना, तो इसमें से एक को छोड़ करके बाकी 2 को आप कुछ मान सकते हैं, 0 0 भी मान सकते हैं। लेकिन जब दोनों को 0 0 मानेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, और आगे यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर गलती हो जाएगा, 0/0 आ जाएगा, जो कि होता है अमान्य, है ना, इन्फिनिटी होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 0 पुट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन होता ना, तो हम लोग 0 0 पुट करके ये आंसर हम लोग ला लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जब ऐसा बात हुआ तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से मानेंगे। जब मानने का फ्री दिया गया है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। 3 इक्वेशन रहता तो आप अपने मन से नहीं मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही इक्वेशन है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, x को हम लोग -1 मान लेंगे, y को +1 मान लेंगे, और इसको z को 0 मान लेंगे। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बैठ रहा है हमारा। इसको इसी में पुट करते हैं, तो x² का मतलब 1 हो जाएगा, y² मतलब 1 हो जाएगा, और 0 z का हो जाएगा 0, और नीचे में z² कितना है हमारा 0 है। एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, -1 क्या हो जाएगा, +1, और 2/1 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर 2 आएगा। ये वाला जो हम फॉर्म आपको ट्रिक बताएं भी, आगे फॉलो करिएगा। ठीक है, ये इसको अब इस क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं जो ट्रिक बताए। देखिए यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, यहाँ पर है ना, एक ही इक्वेशन है, लेकिन क्या किया गया, 3 को वेरिएबल दे दिया गया। कैसे पता करिएगा आंसर, नहीं पता कर पाइएगा आप आंसर, है ना। और यहाँ पे ये लाते लाते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, वैसे में तो आप क्या करेंगे, 2 को 0 मान लीजिएगा, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसको हम ना दूसरे तरीके से बताते हैं, कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये वाला है ना। इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, समझ लीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ना सेंट्रल सीजर का क्वेश्चन है। ये हमारे झारखंड सीजर में इतना भारी क्वेश्चन नहीं पूछने का चांस है। ठीक है, लेकिन दे दिया गया तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए चलिए बनाते हैं। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है, दैट बनाते हैं हम लोग। इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये स्क्वायर है ना, ये 6 यहाँ पर है ना, 6 ये, इसको आप इधर ले आइए माइनस में 6 ये, और इस 27 इसको 3 भाग में तोड़ लीजिए 9 9 के पेयर में। ठीक है, तो 9 ये हो गया हमारा एक घर। दूसरा ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं अभी, b² प्लस 6b, है ना, -6b, है ना, यहाँ पे 6b है कि नहीं, तो 6b इधर ले आएँ, और प्लस में 9, इधर c² -6c, और इधर हमारा 9 बराबर क्या होगा, 0। सब इधर ले गए तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा, ये कैसा दिख रहा होगा, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये स्क्वायर माइनस 2 ये और b प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही दिख रहा है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था ये माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से b - 3 का होल स्क्वायर प्लस c - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, 0। अगर यहाँ पर भी 3 लिख दें ये के बराबर, यहाँ पर भी 3 लिख दें, यहाँ पर भी 3 लिख दें, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 0 आ जाएगा। मतलब ये और b और c का वैल्यू कितना है, तीनों का वैल्यू 3 है। यहाँ पे पुट करिए, आंसर निकल जाएगा। 3 3 होती है 27 प्लस 27 माइनस 27, 27 27 कट गया, और 27 में ये चढ़ेगा हमारा √3, तो हमारा आ जाएगा आंसर 3, जो कि 3 में टिक किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोला गया है ना, मध्य, इसके बीच में मध्य अनुपाती और इसके बीच में तृतीय अनुपाती का अनुपात याद करें। आप 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो होता है मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती को बोलते हैं √अंडर ये भी। उसके बाद होता है
तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ये, और एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन, है ना, फोर्थ प्रपोर्शन, इसका फॉर्मूला होता है बी सी बाई ये। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काम में आने वाला है। तो दोनों का मध्य अनुपाती निकालना है, तो 4.8 मल्टीप्लाई 10.8 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और थर्ड अनुपात को कैसे लिखेंगे, बी सी, बी स्क्वायर तो 2.4 इंटू 2.4, और नीचे में ये है 0.4 आएगा। देखिए 4 छक्के 24, 6 से कट गया, 4 छक्के 24 कट गया। ऊपर में क्या करते हैं, इसको ना खोलते हैं हम लोग, ऊपर में क्या करते हैं, खोलते हैं। तो इसको 48 मानिए, इसको 108 मानिए, तो 48 को खोलिए, है ना, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, 2 12 हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुने 12। हम क्यों रुक गए 12 पे, क्योंकि 12 9 अठोतल से होता है, 12 9 अठोतल से होता है ना, लिख दिए इसको। और क्या था, दूगो पॉइंट है, मतलब दूगो जीरो यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, और नीचे में 2.4, इसका भी पॉइंट हटाएंगे ना, तो ऊपर में आ जाएगा हमारा 100, ऊपर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको रूट में डालना पड़ेगा, 1 मिनट, ये रूट में नहीं आएगा भाई साहब, ये रूट के बाहर है अभी भी, है ना। 2.4 ये हमारा बाहर में है। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, 2 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 2 ठो 2 है, ये 12 हमारा बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर 12, और ये हमारा 9 मतलब 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और नीचे में ये 12 है रे, और नीचे में कितना है 2.4, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 10 ऐसे करके। ठीक है, ये 12 दूना 24, ये 2 से 2 कट गया, और 3 है 30, 3 10 कितना हो गया 30, है ना। एक सेकेंड, कहाँ पे गलती हुआ, है ना, 2 गुने 12, 2 गुने 2 4, 12 चक 48, और मल्टीप्लाई 12, है ना, 12 9 अठोतल से। ठीक है, और नीचे में आ गया हमारा 2 ठो पॉइंट है ना, 2 गो पॉइंट है, तो ये आ गया यहाँ पे 100। अच्छा, पॉइंट को बाहर नहीं निकाले थे, और यहाँ पर ये हमारा गलती था, ये रूट के अंदर था, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2.4 आएगा, है ना। तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा बाहर, 2 निकल जाएगा, 2 2 है तो 12 बाहर निकल जाएगा, और आपका 9 मतलब 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो है ना अंदर में, तो 1 जीरो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा क्या बचा हुआ था 2.4, तो 2.4 लिखें, लेकिन 24 लिख दिए हैं, तो एक 10 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको इथी करना है, क्या करना है, इसका पॉइंट को हटाना है। और यहाँ से ये कट गया, ये 12 दूना 24 यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 3:1 आ जा रहा है। ठीक है, 3:1 आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, 12 9 अठोतल से, ठीक है ना, तो 3:1 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, बस सही फार्मूला वगैरह पुट करना है, बन जाएगा आपका, है ना, पैनिक नहीं होना है। ओके, मैं यहाँ पे टाइम लूँगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं आज, पहली बार ज्योमेट्री का जो दिया गया है, इसमें ज्योमेट्री निकल जाओ, 1 सेकेंड वेट करना है। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ए पी क्यू, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए पी क्यू नाम है, वही ट्रायंगल ठीक होता है ना, जो हम खुद से बनाते हैं वही वाला, ये पी और क्यू। ठीक है, ए पी क्यू की भुजा पी क्यू को, है ना, भुजा यहाँ पर पी क्यू को पॉइंट आर पर तथा भुजाओं ए पी, ठीक है, इसको इधर बढ़ाने बोल रहे हैं, ए पी और ए क्यू को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बी और सी, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा बी और यहाँ पर पॉइंट आएगा सी, को स्पर्श करता है। कौन, एक वृत्त स्पर्श करता है, मतलब ऐसा वृत्त है ना जो ऐसे करके बनाया गया है। ठीक है, नीचे गोल हो जाएगा पूरा, यहाँ पे वृत्त हमारा बना नहीं। ठीक है, जगह घेर लिया, यहाँ पे वृत्त हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बना नहीं, तो समझिएगा ये वृत्त हमारा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वृत्त बन गया है। उसके बाद ठीक है, स्पर्श करता है अधि त्रिभुज ए पी क्यू, अधि त्रिभुज ए, और यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू था, का परिमाप कितना है 30 है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में लिखने भूल गया है ना, ये त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हमारा समबाहु है, मतलब ये भी 10, ये भी 10, और ये भी पूरा नीचे वाला जो है ना कितना 10 है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका परिमाप 30 हो गया।
तो बोल रहा है ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ जो ए बी है ना, इस ए बी का लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए वाला जो लाइन है और ए जो लाइन है और ए बी जो लाइन है और ए बी जो लाइन है, सब क्या स्पर्श रेखा है। तो जितना बड़ा ये है ना उतना बड़ा ये होगा, उतना बड़ा ये, इतना बड़ा ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ कितना 10 है, मतलब ये कितना होगा 5 होगा। तो ए बी कितना होगा 5, ये छोटा वाला कितना होगा 5। अब किसका वैल्यू पूछा है, ए बी का पूछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 + 5 = 15 हो जाएगा, है ना। भले ही फिगर गलती हो लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है, ठीक है, क्यों होता है ऐसा। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो कोई भी ऐसे करके छू के रेखा चल जाती है। तो यहाँ से अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे ना, सटा नहीं, स्पर्श रेखा अगर ऐसे खींचेंगे तो ए जो है ना, ये वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। तो उसी तरह यहाँ इसके बराबर ये है ना, और इसके बराबर ये है, और ये त्रिभुज का भुजा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ही। तो इसे करके हम लोग ऐसे इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये ने 5400 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसको 30% का हानि में बेच दिया, ठीक है। 5400 में एक सामान खरीदा, उसको 30% का हानि में बेच दिया, मतलब कितना बच दिया, 70% में उसको क्या किया, बेच दिया। इससे प्राप्त राशि, जो इससे प्राप्त पैसा हुआ, उसने जितना पैसा प्राप्त हुआ उसमें एक और सामान खरीदा, उसको 60% का लाभ में बेच दिया, मतलब 160% में बेच दिया। इस प्रकार उसका कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले इसके पास 5400 रुपया था, लेकिन अब उसके पास इतना पैसा हो गया। अब क्या होगा, उसके पास इतना पैसा हो गया, है ना। इसको काट लीजिए, अब उसके पास इतना पैसा है। तो बोल रहा है उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो क्या करते हैं ना हम लोग, पहले हमारे पास 5400 रुपया था और अब कितना हो गया है, तो अब हमारे पास हो गया है 54 × 7 × 16, यही पैसा हो गया हमारे पास ना। अब तो हम लोग पता करते हैं इसका कितना प्रतिशत है। अगर 120% होगा मतलब 20% लाभ हुआ होगा। ये इसको काट दीजिए और इसको काट के दीजिए, है ना। कितना आ गया, 16 बरोतल से 112, मतलब ये इसका कितना परसेंट है, 12। ये संख्या जो इसका कितना है, 112% है। ये वाला 112%, ये वाला हमारा 100%। तो हमारा कितना हुआ, 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 12% का कितना हो गया, लाभ हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बन गया क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है, लिखते जाएंगे हम लोग। 4 संख्या जो है ना उसका औसत कितना है, तो 53 × 4 है, ठीक है। अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 4 × 54.6, इतना है अगली 4 संख्याओं का औसत, ठीक है। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। मान लीजिए हमारी 9वीं संख्या कितनी, ये हमारी 9वीं संख्या है, ठीक है, 9वीं, ये हमारी कितनी 9वीं संख्या है, x है, तो 10वीं संख्या क्या होगा, x + 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 अधिक है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या क्रमशः 2 और 3 कम है ना। 2 और 3 क्या है, कम है, सॉरी, लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। कौन कम है ना, तो हमारा 9वीं संख्या कम है। 10वीं संख्या, अच्छा 10वीं संख्या हमारी क्या है, जो हमारी 10वीं संख्या है ना, ये 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। तो 10वीं संख्या हमारा x + 3 है, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, है ना, 2 बढ़ा देना पड़ेगा। और हमारा जो 12वीं संख्या क्या हो जाएगा, तो x + हमारा 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग भागा करेंगे कितना से, इसको हम लोग भागा करेंगे 12 से, क्योंकि 12 संख्या है, तो हमारा टोटल औसत कितना आएगा, 55.5 आएगा, यही ना आएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले x का वैल्यू निकालेंगे तो 10वीं और 12वीं संख्याओं का औसत निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें ना 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 53, है ना। देखिए 53 और यहाँ 0.6 है ना, 0.4, दोनों को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो दोनों जगह 54 लगभग, आप जोड़ के देखिएगा 54, तो 50 50 100 108, ये हमारा कितना हो गया 108। तो 4 × 108, 4 कॉमन ले लिया और दोनों का 108 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x, मतलब 4x, ठीक है। ये 12 था हमारा, इस 12 को इधर ले जाते हैं, ठीक है, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये 4x हो गया, फिर इधर हमारा 3 5 3 8 8 6 14, कितना हो गया हमारा 14, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 55 × इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 5 60 का 0, बग्यात में 6, 12 5 60 66, 6 बग्यात में 6, 12 7 766, 666 आता है, यहाँ पे 666 आता है। इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 8 = 32, कितना आएगा, 4 × 8 = 32 के 32 और 4 × 1 = 4, है ना, 432 आया, ठीक है।
और 14 को जोड़ देते हैं, तो 14 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 2 6, 3 1 4 और 1 4, 4 4 6 आया यहाँ पे, मतलब 4 4 6 प्लस 4x बराबर कितना आया, 6 6 6 आया। 666 यहाँ पे आया था ना, है ना, 666 यहाँ पे लिखे थे वही वाला। अब इतना क्या करेगा, इसमें घटाना पड़ेगा प्लस में, तो 4 4 6, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 2 220 आ गया। 4x बराबर क्या आ गया, 220 आ गया। इसको आप 4 से काट देंगे तो 4 5 20 और 4 5 20, x का वैल्यू आ गया 55, है ना। और x हमारा कौन है, x हमारा है 9वीं संख्या है, 9वीं संख्या। तो 10वीं तो कितना बोला था, 10वीं और 12वीं, तो ये हमारा ये 12वां संख्या है और ये हमारा 10वां संख्या। 10वां संख्या कितना है, x प्लस 3 है, तो x हमारा 55, 55 और 3 कितना हो गया, 58। और हमारा ये संख्या कितनी है, 12वीं संख्या, x प्लस 6 मतलब 55 और 6 तो कितना हो गया 61। इसको 2 से भागा करेंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 119 जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो 119 बटे 2 कितना हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 59.5, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन कोई बात नहीं, बना सकते हैं हम लोग, एग्जाम क्वालिफाई करना हमें ना। त्रिभुज ABC में हम लोग अपना त्रिभुज बनाते हैं, वो वाला त्रिभुज अच्छा नहीं होता है, टाइम लगता है। AD और C, त्रिभुज ADC में E और B क्रमशः भुजा AD और AC पर बिंदु है। ठीक है, AD और AC पर बिंदु है ना। AD पर E है, AD पर यहाँ पर क्या है, E है, और AC पर क्या है, AC पर हमारा B है, यहाँ पर हमारा B है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एंगल ABE, एंगल ये B और E, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल बराबर है एंगल ADC के, ये DC के, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और ये E के बराबर में कितना है, 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 है। और BC बराबर 2 है, BC यहाँ पर 2 है। और BE बराबर 3 है, BE बराबर ये 3 है। और CD बराबर 5 है, ये हमारा CD कितना है, 5 है। ठीक है, CD हमारा कितना है, 5 है। तो AB प्लस D निकालिए, दोनों को निकालना। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो एंगल दोनों में सेम है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ये BE ये किसके सिमिलर है, तो त्रिभुज ये DC, देखिए एंगल B के बराबर D है ना, तो एंगल B के जगह हम क्या रखें, D रखे हैं। और एंगल ए के बराबर में ये है, तो हमारा एंगल E के बराबर में C स्वतः हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, AB को फाइंड करना है और DE को फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, DE को फाइंड करते हैं, DE को, यहाँ से यहाँ तक DE है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, DE है। तो DE है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, DE किसके सिमिलर में हो जाएगा, यहाँ से AD तक निकलेगा एक बार में। ठीक है, AB के बराबर में, और AB हमें पता नहीं, DE पता नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, AD मतलब AB और AD और DE। एक सेकेंड, AB का वैल्यू पता नहीं, हम लोग क्या करते हैं, AE का वैल्यू पता है ना, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पता है, तो AE लिख लेते हैं, AE। और AE के सिमिलर में कौन है, यहाँ पे देखिए AE के सिमिलर में कौन है, AC। और AC का वैल्यू पता है क्या, AC का वैल्यू हमें पता नहीं है, छोड़ देते हैं उसको हम लोग। किसका वैल्यू हमें पता है, AC का वैल्यू पता नहीं है, BC। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा AE, एक मिनट देख लेते हैं। AE बराबर 6 है और BC बराबर हमारा क्या है, BC बराबर 2 है, और BE के बराबर में 3 है, और CD के बराबर में 5 है। तो AE को ही ले लेते हैं पहले, है ना, यहाँ से AE बट्टा में AE के सिमिलर में कौन हो जाएगा, तो AE मतलब AC, AE के सिमिलर में हो जाएगा AC। ठीक है, ये E के सिमिलर में हो जाएगा AC, ABE और यहाँ पर ADC। चलिए सही है ना। AE के सिमिलर में हमारा AC हो जाएगा, और आगे हमारा देखिए ये जो BE है ना, BE के सिमिलर में CD हो जाएगा, तो BE बट्टे CD ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर AE का वैल्यू आपको पता है कितना, 6 पता है ना, आपको कितना पता है, 6, और AC की जगह में AC ही रखेंगे। और BE का वैल्यू कितना है, 3 है, और CD का वैल्यू कितना है, 5 है। तो यहाँ से AC का वैल्यू कैचिया गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 10। AC बराबर कितना हो गया, 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं BC कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 2 घटाएंगे तो। ठीक है, अब देखिए हमें AB का वैल्यू पता चल गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, AB बट्टे में, AB के सिमिलर में ना AD आएगा, है ना, AB के सिमिलर में कौन आएगा, AD। तो AB बट्टे AD बराबर क्या ले लेंगे फिर हम लोग, BE बट्टे
सी डी। तो ए बी कितना है, ए बी हमारा 8 और ए डी का हमको कुछ पता नहीं है, और बी कितना है 3 और ये 5। यहाँ से ए डी को अगर पता करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40/3, है ना। ए डी कितना आ गया 40/3। देखिए ए डी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ए छोटका कितना है 6 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 6 माइनस करना पड़ेगा। 6 तो 18 माइनस कर लेंगे 40 में कितना बचेगा 22/3। तो ये वाला जो चीज़ हमारा ना 22/3 डी ई, ये डी ई 22/3 और ए बी कितना 8, यही दोनों को जोड़ के वैल्यू पता करना है हमें ना। जोड़ दीजिए 22/3 और ए डी कितना है 8 है, तो 8 दिए 24, 24 तक कितना हो जाएगा 46 और बट्टे में 3। यहाँ पर देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है, 10 क्वेश्चन बना भी नहीं, ठीक है, और 25 मिनट हो गया। थोड़ा सा इसमें था लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए एक वृत्त के बाहर एक वृत्त छापिए फट से। पी पर एक पी ए बी छेदक रेखा है। छेदक रेखा मतलब ऐसे करके, है ना, ये त्रिभुज को ऐसे करके छेद करके निकल गया। ये त्रिभुज नहीं है, सर्कल को छेद करके निकल गया। यहाँ पर पी एक रेखा है और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर क्या है आपका बी। छेदक रेखा इसी को कहते हैं, ठीक है। पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी से ना एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा क्या करते हैं हम लोग, पी से खींच देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा टी है, पी टी क्या है स्पर्श रेखा है। जहाँ ये बी और टी, ये बी टी तीनों क्या है हमारा वृत्त पर बिंदु है, तो बिंदु है। पी टी बराबर कितना है 5 है ना। पी ए बराबर कितना है 4 है, और ए बी का वैल्यू हमें नहीं पता है, एक्स है, इसी का वैल्यू पता करना है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे कंस्ट्रक्शन दिख गया, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये पी टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर पी ए कितना है 4, और फिर होता है बी पी कितना है हमको नहीं पता है, लिख देते हैं। तो 5 × 25 और 25/4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा बी पी। और बी पी में से अगर यहाँ से यहाँ तक घटा लें हम लोग तो हमारा ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो 25/4 में से क्या करते हैं हम लोग 4 घटा लेते, 4 × 16, 25 में 16 तो 9/4 हमारा आंसर आएगा। इसको काटेंगे ना तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ये बी और एक सी त्रिभुज हमारा है। एडी माध्यिका है ना। एडी क्या है हमारी एक माध्यिका है, ऐसे करके एक माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है त्रिभुज को 2 भागों में बांटती है। और एडी पर जी, एडी पर यहाँ पर एक जी है, ऐसे करके बिंदु है जो एडी ए जी और जी डी 2:1 कर दे रहा, मतलब ए जी यहाँ पर 2 है और ये 1 है ना। ये हमारा ना जो गुरुत्व केंद्र होता है ना, सेंट्रॉइड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा गया है, तो इसमें क्या करते हैं ना आप सीधे सीधे क्या करिए, ऐसे खींच दीजिए एक और, एक ऐसे खींच दीजिए एक और, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि एरिया बी डी जी मतलब ए वाला जो है ना इसका एरिया और ए बी सी बड़े वाले का एरिया का रेशियो क्या होगा, है ना छोटे वाले। देखिए यहाँ पे जब एक सेंट्रॉइड होता है ना, जब 2:1 में काटती है तो इसका भी सेम वैल्यू होता है, इसका भी सेम वैल्यू होता है, मतलब घर का, ये जो घर का जो एरिया है ना ये सेम होगा, इसका भी एरिया 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 सेम होगा। अगर 3 सेंट्रॉइड 3 गुरुत्व केंद्र जिस तरह से 2:1 में काट रही है, ऐसे करके, तो 3 माध्यिका अगर काटती है ना ऐसे करके, तो यहाँ पे जितने भी घर बन रहे हैं ना, जितने भी सेक्शन बन रहे हैं, इस सेक्शन का क्या होता है एरिया सेम होता है। तो इस वाले एरिया हमें निकालना है, इसका एरिया मान लीजिए 1 है, तो पूरा जो त्रिभुज इसका एरिया कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 घर बटा हुआ है, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देख करके मार सकते हैं तुरंत, है ना, 1/6। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी की तुलना में ए की दक्षता अधिक है। दक्ष मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, ठीक है, एफिशिएंसी। तो एक ये है एक बी है, क्या बोल रहा है कि बी की तुलना में ना ये 40% अधिक दक्ष है, मतलब अगर ये 100 काम कर सकता है एक दिन में, तो एक दिन में ये 140 काम कर सकता है, ठीक है। और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक सी भी आदमी है जो 20% कम दक्ष है बी से, मतलब ये 80% एक दिन में काम कर सकता है। इसके काम को ना रेशियो को तोड़ लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। 0 0 काट दिए और 2 से कटेगा, 2 से 3 14, 2 5 10 और 2 6 8, हम लोग इसको भी यूज में लेंगे। इसका एफिशिएंसी कहने का मतलब, दक्षता कहने का मतलब एक दिन में कितना काम कर पाता है। तो बोल रहा है वो तीनों मिला करके ना किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 7 5 12, 12 4 16, एक दिन में ये 16 काम करता है। तो 16 5 80, 5 दिन में 80 काम करेगा।
तो बोल रहा है ये अकेले उस काम का 70%, तो 70% निकाल लेते हैं काम का हम लोग, कितने दिन में कर पाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में काम कितना करता है, एक दिन में 7 काम कर सकता है, 7 है ना। इसको काटिए, 7 7 कट गया और 16 5 80, 80/10 मतलब 8, ये इसको 8 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मान लीजिए ना 100 रुपया में पहले 10 केजी चीनी मिलता था, लेकिन अब 20% का वृद्धि हो गया, मतलब 120 रुपया में अब क्या होगा, 10 केजी चीनी मिलेगा। यदि व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% का ही वृद्धि करता है, मतलब ये 120 तक हम चीनी नहीं खरीदेगा, ये 108 में खरीदेगा ये, है ना। बोला भाई जितना होगा इतने में दे दो, तो बोल रहा है उसको कितना परसेंट अपना खपत में कमी करनी चाहिए, मतलब पहले 10 केजी यूज़ कर रहा था, अब कितना ये यूज़ करेगा। देखिए 120 में है 10 केजी, तो हमें क्या करना है, 108 में कितना केजी मिलेगा, तो 10/120, ये हमारा एक का मात्रा निकल गया, और यहाँ पर 1 रुपये का, और यहाँ पे 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 108 रुपये में कितना मिलेगा वो निकल गया। ये कट गया 12×9 से, मतलब कि हमें 9 केजी मिलेगा, 9 केजी। तो पहले 10 केजी खा रहा था, अब इसका 9 केजी ही खाना पड़ेगा, मतलब 1 केजी कम करना पड़ेगा 10 में से। तो हमारा ये कितना परसेंट है भाई, 10% हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या ये है, ये 44 से विभाज्य है, 44 से अगर विभाज्य है ना, तो 11 और 4 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 11 से 44 होता है ना। तो हम लोग 11 का ही रूल बनाते हैं। 11 का रूल आपको पता होगा, 15x 1y2, क्या करते हैं हम लोग, एक एक छोड़ करके घेरा लगा देते हैं, है ना। एक एक छोड़ के क्या करते हैं हम लोग, घेरा लगा देते हैं, तो हो गया 1 + x + y, ऐसे लिख लेते हैं। और जो बच गया ना उसको इधर माइनस में लिखते हैं, 5 + 1 + 2, 5 + 1 + 2, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 1 + x + y, और माइनस 5 1 6 और 6 और 2 8, ऐसे हो गया कि नहीं। यहाँ से एक और यहाँ से एक माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, x + y, और यहाँ बच गया 8। देखिए यहाँ पर ना x + y का ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ऐसा वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे कि दोनों जब माइनस होगा ना, तो या तो यहाँ पे 0 आए, यहाँ पर 11 आए, या फिर 121 आए, मतलब 11 का यहाँ पर जो मल्टीपल होता है ना वही आए, 11 का मल्टीपल ही यहाँ पर आए। तो x + y का वैल्यू पता करना है हमें ना, तो x + y को अगर हम लोग 8 पुट कर दें, तो 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 11 का मल्टीपल है ना, 11 0 है 0, ठीक है, 11 में कट जाएगा, ये कटने वाली संख्या, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा, 8 होगा, नहीं 5 3 8, तो 5 में एक कट गया ना भाई, तो यहाँ पे 7 बच गया था, कितना बचा, 7 बचा हुआ था। ठीक है, तो x माइनस यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 7 डालना पड़ेगा, है ना, तो ये वाला आंसर हमारा सही था। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, 7 ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। x रुपये की एक राशि पर 8% वार्षिक दर से 2% 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपया है। देखिए है ना, एक साल में 8% लगा, तो 2 साल में कितना लगेगा, 16% लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन सॉरी, SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का तो बढ़ते जाता है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल का, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक फार्मूला है ना, 8 + 8 + 8 × 8/100, है ना, इतना परसेंट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस है ना, इधर 16% बढ़ा हुआ था, और यहाँ भी 8 8 16% तो बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, और यही एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया, अंतर दिया गया है। तो 16 16 काट दीजिए, और 8 8 64, 8 8 क्या है, 64, 64/100% बराबर कितना दिया गया हमें, तो 19.20 दिया गया है ना। कोई एक संख्या है जिसका अगर आप 64% निकालेंगे, 64/100% निकालेंगे ना, 64/100% निकालेंगे, तो ये इतना आएगा। तो उस संख्या का 100% निकाल दीजिए, तो आपको उस संख्या मिल जाएगा, है ना। तो संख्या का x% 100% कितना होगा, तो उस संख्या का 100% हो जाएगा 19, 20 लिख देते हैं, नीचे में डाल देते हैं 100, है ना, हम हटा दिए पॉइंट को, ये संख्या इधर जाके क्या होगा, पलटी मार जाएगा, 100/64 ये हो जाएगा हमारा। और 100% है ना, तो 100% इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना आएगा। ये 100 कट गया, ठीक है, और काटिए, 8 से कटेगा, 8 8 64, 8 2 9 16, 8 6 32, फिर 8 तिया 24, मतलब 3000 हमारा जो है ना
आंसर है। हमारा आंसर कितना है? 3000 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि वो केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास कितना है? ए बी। एक वो केंद्र वाला वृत्त ऐसे करके है और इसका व्यास कितना है? ए बी है। ठीक है, और इस तरह से एक समलंब खींचा गया यहाँ पर, एक यहाँ पे क्या खींचा गया? एक कॉर्ड खींचा गया, जीवा खींचा गया है कि एक समलंब बन जाए ए बी और सी डी। एक क्या बन जाए यहाँ पर? एक समलंब बन जाए। इस तरह से यहाँ पे एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी जो है ना, ये वाला एंगल, ये कितना है? 40 डिग्री है। तो सी ए डी पूछा है, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर देखिए आप, ऐसे एक लाइन है यहाँ पे ना, ये वाला लाइन, और कॉर्ड खींचा गया मतलब पैरेलल खींचा गया है। ठीक है, तभी तो समलंब बन रहा है, समलंब। और इस पर एक ऐसा लाइन खींचेंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल कितना है हमारा? 40% है। और एक चीज़ और आप जाने होंगे कि कोई वृत्त है और वृत्त के ऊपर से, है ना, वृत्त के ऊपर ये जो हमारा है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं व्यास। इस व्यास से अगर ये हमारा परिधि पर कोई भी एंगल खींचा गया तो हमारा ये 90 डिग्री हमेशा होता है। मतलब ये भी सेम उसी तरह है ना, ये परिधि से खींचा गया है, यहाँ पर परिधि पर है ना, ये व्यास से परिधि पे खींचा गया है, तो हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और 90/40 कितना हो गया ये पूरा? तो 90/40 कितना हो गया? तो 130 हो गया। अब आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि कोई वृत्त है ना, और इस पर एक कोई चतुर्भुज ऐसे बना है, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज को आमने सामने का जो कोण होता है, जोड़ के कितना आता है? 180 आता है। तो यहाँ पर भी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, तो ये वाला जो पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल जोड़ के कितना आता है? 180 आना चाहिए। ये वाला एंगल पता करना था, इसको x मान लेते हैं। तो x + 40, ये पूरा एंगल लिखा गया। और ये वाला एंगल कितना है? 130 है। 130 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 180 आना चाहिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 70। 180 में से 170 घटाना पड़ेगा, मतलब 10 डिग्री। ये कितना आंसर आ जाएगा? 10 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि a/b बराबर कितना है? 3 है। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये है वहाँ पे 3 डालिएगा, और जहाँ पर b है वहाँ पे 2 डालिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, बनाइएगा और कमेंट में आंसर करिएगा। अगर आपको पाना है सच में सीजीएल, अगर आप सीजीएल में सक्सेस होना पाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आप लोग आंसर करते हैं, इसलिए ऐसा बात हमने बोला है। हम कसम वसम नहीं दे रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा सीजीएल, ऐसा बात नहीं है, आपको करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। x रूट में ऐसे है -1/√x बराबर कितना है? 4। दोनों तरफ क्या करिए आप? स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो -2ab, 2 × √x × 1/√x। ये x कट गया, है ना, बराबर 4 × 16 हो गया। ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। इस 2 को, ये 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 18, है ना, 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया है? 18 आ गया है ना। लेकिन हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करके आंसर लाना है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जगह खत्म हो गया। ठीक है, 1 मिनट हम लोग इरेज करते हैं। और आप याद रखिएगा कितना आया है? x + 1/x बराबर कितना आया? 18 आया है। ठीक है, आगे इसको स्क्वायर करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज, ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं। x + 1/x स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना x × 1/x बराबर 18 का क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे स्क्वायर आएगा। फिर ये x कट गया और इसको इधर लाके माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो 88 64, है ना। क्या होता है इसका आंसर? 324 होता है 18 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या करना है? 2 में माइनस करना है, मतलब 322 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 322 आंसर यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। 40 विद्यार्थी है, उसका औसत अंक कितना है? 8 है ना। 40 स्टूडेंट है, उसका औसत अंक कितना है? इतना मार्क्स है। यदि 2 विद्यार्थियों के औसत अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से इतना पुट हो गया है ना। गलती से कितना पुट हुआ है? 48 पुट हुआ है और 64 पुट हुआ है, 2 आदमी का इतना गलती से पुट हुआ है, तब आकर के 68 आया है औसत। जब हम लोग 84 और 46 पुट करेंगे सही तो औसत क्या आएगा? देखिए यहाँ पे
पहले इतना पुट हुआ था, अब इतना पुट हुआ है। ये कितना है पूरा देखिए, 8 4 12 का 2, 6 4 10, 1 11, अभी 112 है। अभी कितना है 112, लेकिन होना कितना चाहिए था, तो 6 4 10 का 0, बकियात में 1, 8 4 12 1 13, 130, यानी कितना अधिक होना चाहिए था हमें, तो यहाँ पे 18 अधिक होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था अधिक, 18 अधिक होना चाहिए था। ठीक है, तो 18 इसमें से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे इस औसत में। तो औसत में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको औसत बनाना पड़ेगा। तो 40 से भागा दीजिएगा तभी ना औसत बनेगा। ये 40 से भागा दीजिए तो 18/40, आधा होगा 9/20। काटने में दिक्कत लगेगा ना, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 5 से, नीचे मल्टीप्लाई करिए 5 से। 9 5 45, 9 5 45, नीचे में 20 5 100, 100 से आराम से कट जाएगा। तो 0.45 बढ़ाना है। अभी कितना है 68 है, तो 68.45 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्यूब करना है। चलिए करते हैं हम लोग x + 1/x। कोई लोग इसको ट्रिक से बनाते हैं, लेकिन छोड़िए ना, क्या ट्रिक अपनाएंगे हम लोग, है ना, 3 का क्यूब। ठीक है, तो a क्यू हो गया, मतलब x³ + 1/x³ प्लस क्या होता है, a³ + b³ + 3, है ना, a b और 3, यहाँ पे a + b होता है। a + का b का वैल्यू कितना है, तो 3 है। तो यहाँ पे 3 डाल देते हैं, a + b, और 3 दिया 9 होती है 27। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला कट गया, 3 दिया 9, यहाँ पे क्या करना है, 9 माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारा 18 आंसर। इसका ट्रिक क्या होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो क्या होता है, इसका कर दीजिए क्यूब, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं k³ माइनस k³ इसका आंसर होता है। ठीक है, सीधा आप निकाल सकते हैं इसको, ऐसा वाला आएगा तो 3 3 27, k³ - 3, है ना। तो 27 में 3 घटाना था ना, 27 में 3 घटेगा। ठीक है, तो आएगा 24 आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, 3ab नहीं, 3 दिया ना, सॉरी 3 दिया ना, है ना, 3x। इसका होता है k² माइनस 3k होता है आंसर। ठीक है, और ये ट्रिक इसका होता है k³ - 3k। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट इतना कर लीजिएगा आप, है ना। लेकिन ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, अगर भूल जाएंगे तो वो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, तो आप लोग लाइक करेंगे, है ना। लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगला क्वेश्चन, अगला भी वीडियो बनाना है। ठीक है, अगला भी वीडियो बनाना है। ठीक है, चलिए, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। और ये सीट है ना, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये सीट ख़त्म होगा तो स्पर्धा वाला सीट करवाएंगे। ठीक है, किसी बच्चे ने क्या किया था, मैं रिकमेंड किया था, लेकिन ये ख़त्म होने के बाद हम लोग करवाएंगे उसको। तो आप अच्छा प्यार देंगे तो हम जल्दी बनाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग का भी सीट आएगा अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।